तो अभी हम लोग खत्म किए थे एक टॉपिक ओमेगा बराबर वी बाई आर, ये तो टॉपिक था। इसके पहले हम लोग क्लियर कर रहे थे कि बताओ सर्कुलर मोशन जब हम लोग डिस्कस किए थे कि सर्कुलर मोशन के बारे में, तो आपको बताया कि सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल करता है तो तीन तरीका से करता है। एक तो अल्फा बराबर 0, एक तो अल्फा बराबर कांस्टेंट और अल्फा इज इक्वल टू वेरिएबल। और सब पर सवाल भी करवाएं। इस पर जितना भी फॉर्मूला एक ही तो फॉर्मूला था इस पर, थीटा बराबर ओमेगा टी, इसका जो भी फॉर्मूला था इस पर भी कराएं, इसका जो फॉर्मूला था उस पर कराएं। लेकिन आप बता दें कि सर्कुलर मोशन वास्तव में दो तरीके के, एक वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें कि अल्फा नहीं है और एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें अल्फा है, वो कैसा भी हो, कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल। सर्कुलर मोशन बेसिक रूप से दो तरीका का है। एक अल्फा बराबर 0, मतलब कि इसमें अल्फा नहीं है, और एक अल्फा कांस्टेंट और अल्फा वेरिएबल, मतलब इसमें एक्सीलरेशन है। ये दोनों वैसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एक समान ओमेगा से पार्टिकल चक्कर नहीं लगा रहा है। अल्फा बराबर 0 का मतलब क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अल्फा इज इक्वल टू 0 का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अल्फा यहाँ अल्फा नहीं है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। एक समान ओमेगा से घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकंड, तो परमानेंट 10 रेडियन पर सेकंड से। और अगर 10 रेडियन पर सेकंड से परमानेंट ओमेगा से घूम रहा है तो उसका जो भी भी का वैल्यू आएगा, भी बराबर ओमेगा आर या भी बराबर आर ओमेगा, जो भी आप जानते हैं, उसका मान फिक्स आएगा, है कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि ओमेगा का मान कांस्टेंट है तो भी का मान भी कांस्टेंट है, भी का मान भी, हाँ मैंने भी का मैग्नीट्यूड एक ही चाल से घूम रहा है, इसका मतलब मैंने पता भी बराबर आर ओमेगा, भी बराबर आर ओमेगा। समझो पहले, चूंकि भी बराबर आर ओमेगा, आर तो बदलने का चीज है ही नहीं। आप बोल रहे हो ओमेगा कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट हुआ कि नहीं। मतलब तो ऐसे बोलो कि एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से लगातार घूम रहा है, या उसका रेडियस अगर 2 है, कितना है, तो 10/2 कितना आएगा, 5, या तो बोलो 5 रेडियन पर सेकंड से लगातार घूम रहा है, सही कि नहीं। या तो बोलो कि 10 मीटर पर सेकेंड से कि चाल से लगातार घूम रहा है, कितना रेडियस पर, 2 मीटर के रेडियस पर। तो 10 का स्पीड है, 2 का रेडियस है, तो ओमेगा का मान कितना आएगा, 5। बोले 5 रेडियन पर सेकेंड से लगातार घूम रहा है। ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। एक समान का मतलब एक ही चाल से, एकदम 10 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर पर सेकंड से लगातार ही चल रहा है, या 10/2 करके बोलो, त्रिज्या 2 मान करके, तो 5 रेडियन पर सेकंड से लगातार घूम रहा है। ये ओमेगा का मान कांस्टेंट, वी का मान कांस्टेंट, ऐसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब अल्फा आ जाए इसमें, अल्फा का मान कांस्टेंट है, अल्फा का मान कांस्टेंट है मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, और बढ़ने का एक कोई डिफिनिट तरीका है। जैसे अल्फा बराबर +2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड उसका ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड से बढ़ रहा है। अगर अभी 10 रेडियन पर सेकेंड है तो इस सेकेंड के बाद 12 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, इस सेकेंड के बाद फिर 14 रेडियन पर सेकेंड, फिर सेकेंड के बाद 16 रेडियन पर सेकेंड, सही कि नहीं। ये अल्फा का मान कांस्टेंट। अल्फा का मान वेरिएबल, तो अल्फा बराबर मान लिया जाए 2t, अल्फा बराबर मतलब स्पीड बढ़ रहा है ओमेगा का मान, लेकिन कोई एक रेट से बढ़, समय दर समय इसका मान भी बढ़ने का चेंज हो रहा है। अभी t बराबर 1 पर अल्फा का मान 2 आएगा, t बराबर 2 पर अल्फा का मान 4 आ जाएगा, सही कि नहीं। मतलब अल्फा भी कांस्टेंट, तो खैर कांस्टेंट है या वेरिएबल उससे मतलब नहीं है, ये दोनों का अर्थ तो पक्का निकलता है कि एक चाल से ही घूम नहीं रहा है। ओमेगा का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ओमेगा का मान क्या है, हाँ ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है क्या हो रहा है, बदल रहा है। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, या बोलो भी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो रहा है, नहीं मतलब कि बदल रहा है, नहीं बदल रहा, नहीं क्या हो रहा है, बदल रहा है, सही कि नहीं। ओमेगा के बारे में तो लिख भी सकते हैं ऐसे भी कि ओमेगा पूरा का पूरा वेक्टर ही कांस्टेंट है कि नहीं। ओमेगा का वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। हाँ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं भाई, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो भी सकता है, जैसे ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन ऐसी ना होले, बल्कि 10 रेडियन पर सेकंड से घूमे, चाहे 12 से, चाहे 14 से, चाहे 16 से।
है कि नहीं, ओमेगा मैग्नीट्यूड ना बदल रहा है, डायरेक्शन तो सेम हो सकता है। और वेलोसिटी के बारे में तो बोलना नहीं, सर्कुलर मोशन जब स्टार्टिंग था तभी लिखाया गया है कि सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है, बदले जो भी हो, डायरेक्शन तो परमानेंट बदलना ही बदलना। ई वाला भी का तो डायरेक्शन परमानेंट बदलना ही बदलना। ई ओमेगा का डायरेक्शन बदल भी सकता है या नहीं भी, अगर ऐसे घूम रहा है तो परमानेंट ओमेगा का डायरेक्शन बाहर बोला जाएगा, ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन अंदर बोला जाएगा, है कि नहीं, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड। ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति मतलब चाल एक समान नहीं है, चाल हाँ एक समान चाल से नहीं घूम रहा है, चाल कभी बढ़ा रहा है कभी चाल घटा रहा है। तो हम लोग क्या है कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पहले हम रिजल्ट बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो इसका निचोड़ है कैसे होता है नहीं होता उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ही बता देते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे कैसे क्या हो रहा है और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे कैसे क्या हो रहा है। पहले बात को आप याद कर जाओ, समझ लो, फिर जो हम अभी बता रहे हैं उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो कहानी हम कर रहे हैं बस समझना, कभी याद कर जाना है, फिर इसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। अभी जो बता रहे हैं खाली याद करो कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, क्यों हो रहा है करके दिखाएं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि मान लो एक रेडियस r वाला एक सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन चक्कर लगा रहा है तो हमेशा कितना से v से चक्कर लगा रहा है, लेकिन कितना से हमेशा v से। ये अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, जब तक ही घूमता रहेगा तब तक v मीटर पर सेकेंड से ही घूमता रहेगा। ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही चाल से घूमता रहेगा, है कि नहीं। ओमेगा का मान क्या है, एकदम फिक्स, v का मान क्या है फिक्स। आप चाहें तो बोल सकते हैं कि ओमेगा का मान भी क्या है कांस्टेंट है, और ओमेगा का मान कितना होगा, बोले v बाई r, भी नहीं बदलेगा, r नहीं बदलेगा तो ओमेगा का मान भी नहीं बदलेगा। ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद करने वाली बात क्या है, चूंकि हम देख रहे हैं कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है, खाली क्या बदल रहा है इसका डायरेक्शन, क्या बदल रहा है। हाँ तो हम इसमें लिख सकते हैं पहला पॉइंट में कि ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कौन वाला वेलोसिटी, ई वाला वेलोसिटी, है कि नहीं। ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलो माने v कैप माने ई वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेज, कंटिन्यूअसली चेंजेज मतलब केवल ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, कौन वाला वेलोसिटी का, ओमेगा वाला कि v वाला। हाँ ओमेगा चेंज थोड़ा वाला डायरेक्शन, ऐसे घूमने का मतलब ओमेगा डायरेक्शन बाहर की ओर, वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, v वाला डायरेक्शन, v मीटर पर सेकेंड वाला। तो ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v गैप मतलब v का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेज, नॉट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इस मोशन में ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v कैप कंटिन्यूअसली चेंजेज, नॉट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी चेंज होने से क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंजिंग आता है तो क्या डेवलप होता है, एक्सीलरेशन। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलो इज डिफाइंड एज एसी, और एक्सीलरेशन माने वेलोसिटी दो कारण से बदल सकते हैं, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले। मतलब एक्सीलरेशन दो कारण से डेवलप होता है, एक तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बदलने से, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने से। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। मतलब इस सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सीलरेशन डेवलप होगा, वो भी वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से, सही कि नहीं। Hence, only one acceleration is acting on particle। इसका मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर सिर्फ एक ही सेशन काम करेगा,
hence only one acceleration is acting on particle due to change of direction of velocity, direction of velocity, v कैप है कि नहीं, ये जो v कैप है, ये जो चेंज हो रहा है, इसके कारण एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, है कि नहीं, which is called centripetal acceleration, which is called centripetal acceleration, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अगले whose direction is towards center, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की ओर, किसका होता है, सेंटर की ओर, समझा कि नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी बदल नहीं रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, उसका डायरेक्शन, और चूंकि जब जब वेलोसिटी चेंज होता है एक्सेलरेशन डेवलप होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, और यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नी डायरेक्शन बदलने से सिर्फ एक्सेलरेशन पैदा होगा, मैग्नीट्यूड बदलने से एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, और वो जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलने से पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, और किधर काम करता है, सेंटर की ओर, सही है ना, whose direction is towards center and its magnitude and its उसी एक्सीलरेशन का मैग्नी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा v बराबर बोला 1 r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे बराबर ओमेगा स्क्वायर r, या ओमेगा बराबर ओमेगा और फिर एगो ओमेगा r बराबर v, इसका मतलब ओमेगा इंटू v, ठीक है, इसका मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का तीन फार्मूला हुआ, v स्क्वायर बाई, तीन नहीं हुआ, तीन तरह से लिख सकते हैं, और ओमेगा इंटू v, सही कि नहीं। कहानी का रिजल्ट यह निकला कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म, यहाँ स्पीड कितना है v, तो इस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक ऐसी एक्सेलरेशन काम करेगा v स्क्वायर बाई r, सही कि नहीं। अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है तो इधर की तरफ ही काम करेगा एक ऐसी एक्सेलरेशन, जिसका आंसर होगा v स्क्वायर बाई, बोलने का तीनों में से कोई बोल सकते हैं। अगर यहाँ पार्टिकल पहुंचा है और इधर चल रहा है कितना स्पीड से, v स्पीड से, बताओ सेंटर देने कितना एक्सेलरेशन होगा, बोले v स्क्वायर बाई r। अगर पार्टिकल यहाँ भी पहुंचा हुआ है v स्पीड से, तो भी सेंटर देने एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई। ये बात हमने आपको रटवाया, तो प्रूफ नहीं किया कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म से सर्कुलर मोशन करता है तो एक ही चाल से घूमते रहता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, और उस वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के कारण ही एक एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ डेवलप होता है, उसको सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहते हैं, और उसका ऐसा फार्मूला है v स्क्वायर बाई r, ओमेगा स्क्वायर r या ओमेगा इंटू v, आपका मन करे तीनों में से कोई लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझे कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किधर काम करता है, सेंटर की ओर, ठीक है भाई, v का डायरेक्शन इधर है, क्या ओमेगा बाहर है, क्या ओमेगा बाहर है कि नहीं है, ओमेगा कहाँ है, बाहर। अब आप देखें करके थोड़ा सा ध्यान से समझना ये बात, अगर ओमेगा बाहर है, अगर ओमेगा क्योंकि ऐसे ना घूम रहा है, तो ओमेगा कहाँ है, बाहर, तो ओमेगा की तरफ हाथ पहले कर लो, हम इस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो ओमेगा की तरफ हाथ कर लो, अब v की तरफ ऐसे घुमाओ, तो क्या इस सेंटर की तरफ बताया कि नहीं, मतलब ओमेगा क्रॉस v करने से डायरेक्शन किसका आता है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का, सेंट्रीपेटल आ रहा है कि नहीं। अगर ये ऐसे घूम रहा तो ओमेगा कहाँ है, बाहर, और ओमेगा बाहर है, v इधर है, तो ओमेगा क्रॉस कहाँ गया, सेंटर की ओर। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ओमेगा इधर है ना, ओमेगा बाहर है, ओमेगा क्रॉस v इधर है, ओमेगा बाहर है ना, ऐसे घूमने का मतलब ओमेगा अभी इधर है ना, ओमेगा क्रॉस v, अंगूठा कहाँ बताया, सेंटर की तरफ, मतलब सेंट्रीपेटल एसी, मतलब हम ये बात समझा सकते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या है, ओमेगा क्रॉस v है, ओमेगा क्रॉस। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ओमेगा v साइन थीटा, ओमेगा v और ओमेगा और v के बीच में से कैंडिडेट कौन बनेगा, 90 डिग्री। ओमेगा ऐसे है ना, अभी ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, हमेशा ऐसे कैंडिडेट बनाएगा, साइन 90 का मान 1, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आएगा
ओमेगा इंटू भी। लेकिन डायरेक्शन के बारे में पूछे तो बोलना है ओमेगा क्रॉस भी क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस भी। ये हम कहानी एक सुनाए आपको किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। हाँ याद करवाएं कैसे से होता है, फिर प्रूव कर भी देंगे हम। अगला पहले देख लेते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का क्या कहानी। चलिए देखिए नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म पक्का कि अल्फा तो होना है, अल्फा कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल, अल्फा होना माने ओमेगा का मान चेंज होगा। लेकिन इसमें भी दो बात कि अल्फा या तो पॉजिटिव होगा या तो अल्फा नेगेटिव होगा। वेरिएबल होना और कांस्टेंट होना अलग बात है, पॉजिटिव नेगेटिव होना अलग बात है। अल्फा बराबर +2t पॉजिटिव है कि नहीं, अल्फा बराबर +10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव है कि नहीं। ऐसे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों का अर्थ निकल रहा है कि धीरे धीरे ओमेगा का मान बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि थोड़ा एक रेट से बढ़ रहा है, आई एक रेट से बढ़ नहीं रहा, समय के साथ अल्फा का मान भी और बढ़ता जाएगा। तो अल्फा दो तरह का है इसमें, अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ओमेगा का मान इंक्रीज, ओमेगा का मान इंक्रीज करेगा, और अल्फा नेगेटिव का मतलब है कि ओमेगा का मान डिक्रीज करेगा, माने समय के साथ साथ भी का मान ओमेगा का मान बढ़ेगा, या बोलो कि भी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ऐसे बोलो कि भी का मैग्नीट्यूड घटेगा, माने स्पीड इसमें घटेगा, इसमें स्पीड बढ़ेगा। सही के लिए, इसमें स्पीड बढ़ेगा और इसमें स्पीड घटेगा। अब दो तरह का बात है, अगर हम अल्फा पॉजिटिव लें और अल्फा क्या लें नेगेटिव लें, तो मान लो कि पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन इस ढंग से कर रहा है, इस तरफ से चल रहा है, और कभी जब यहां था तब उसका स्पीड मान लिया जाए कि कितना है v1, कितना है v1, और यहां आते तो स्पीड कितना हो गया v2। स्पीड बढ़ रहा है ना, ये स्पीड बढ़ रहा है, मैंने हमारा कहने का मतलब है ना कि v2 बड़ा है v1 से, v2 बड़ा है v1 से। और अगर ऐसा ही कोई पार्टिकल यहां भी सर्कुलर मोशन कर रहा है r रेडियस पर और इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन इस कहानी में बताया जा रहा है कि v2 छोटा है v1 से, माने जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर आगे बढ़ता जा रहा है तो इससे स्पीड का मान घटता जा रहा है, v2 इज लेस देन v1, v2 इज। कहने का मतलब कि जब पार्टिकल यहां से गुजर रहा था इस पॉइंट से, तब इसका ओमेगा 1 का मान था v1/r। जब पार्टिकल यहां से गुजर रहा था तब इसका ओमेगा का मान था v2/r, सही कि नहीं। और ओमेगा 2 का मान ओमेगा 1 से क्या था, बड़ा था, सही कि नहीं। जब पार्टिकल यहां से गुजर रहा था उस समय उसका ओमेगा का मान कितना था v1/r, और जब पार्टिकल इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर से मान ऐसे गुजर रहा था तब ओमेगा का मान कितना था, ओमेगा 2 बराबर v2/r होगा। और फिर वही बात ओमेगा 2 का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहे हैं, डायरेक्शन तो चेंज। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म हो चाहे ई, नॉन यूनिफॉर्म में अल्फा माने प्लस हो चाहे अल्फा माइनस हो, अल्फा प्लस हो चाहे माइनस हो, एक बात तो तय है कि एक एक्सीलरेशन तो जरूर काम करेगा सेंटर के तरफ, सेंट्रीपेटल एसी, वो तो डायरेक्शन बदलने के कारण आता था, अभी पढ़े थे यूनिफॉर्म में कि घूमेगा भाई तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना ही बदलना है, और डायरेक्शन बदलने के कारण सेंटर की तरफ एक ऐसी डायरेक्शन आएगा एसी, ए सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, चाहे अल्फा प्लस हो चाहे, हाँ मान कितना आएगा ये तो हम देखेंगे, अभी बस बता रहे हैं किधर होगा, एसी का मान भी बताएंगे। यहाँ कितना आएगा, ये एसी है, वो मान लो पार्टिकल अभी यहाँ है और पार्टिकल अभी यहाँ है, तो इसमें भी एक एक्सीलरेशन काम करेगा एसी, इसमें भी काम करेगा एसी, मान वही सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से डेवलप हुआ है। लेकिन इसमें स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये जो चल रहा है उसमें एक एक्सीलरेशन और है जो स्पीड को बढ़ा रहा है, और इसमें एक और है जो स्पीड को घटा रहा है। तो आप याद कीजिए हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे, तो जब स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने दिया एक एक्सीलरेटर जो हमारा स्पीड क्या किया, बढ़ाया,
तो ये समझते हैं कि हमारा एक्सीलरेशन उधर ही काम कर रहा है जिधर वेलोसिटी है। और अगर हम पढ़ते कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा स्पीड घट रहा है तो हम समझते हैं कि हमारा एक्सीलरेशन अपोजिट काम कर रहा है जिधर वेलोसिटी है उसका अपोजिट। और चूंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट। शुरू में लिखा है ना कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है, और ये स्पीड बढ़ने वाला कहानी है कि नहीं। देखो v2 बढ़ रहा है ना v1 से, इसका मतलब इसमें एक ऐसी डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ ही होगा जिसे बोलते हैं टेंजेंशियल ऐसी, टेंजेंट की तरफ काम करेगा। माने जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही काम करेगा एक एक्सीलरेशन। और अब यहाँ काम करेगा, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो इधर काम करेगा, पार्टिकल यहाँ जाएगा तो इधर काम करेगा। माने हमेशा ही टेंजेंट की ओर काम करता रहेगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इसका काम है स्पीड को बढ़ाना। लेकिन इसका जस्ट कहानी यहाँ उल्टा होगा, यहाँ एटी कहाँ काम करेगा, पीछे की ओर, क्योंकि पार्टिकल चल रहा है इधर ना, आगे स्पीड घटाने वाला है ना, तो इसमें कहाँ काम करेगा, पीछे की ओर। सही कि नहीं। अब सवाल है कि इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, यह तो होता फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई मतलब जब पार्टिकल यहां से गुजर रहा था तब होगा यहाँ पर एक्सीलरेशन बराबर v1 स्क्वायर बाई आर। सही है, क्योंकि यहाँ स्पीड कितना था, v1 था। जब ऐसे गुजरते 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 यहाँ पहुंचा और स्पीड कितना हो गया था, v2। उस समय इधर कितना स्टेशन काम कर रहा होगा, v2 स्क्वायर बाई आर। अब समझ में आया कि नहीं, ऐसे काम करता हो। यहाँ भी वही काम कर रहा होगा, यहाँ भी वही कहानी है। जब पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा होगा v1 स्पीड से तो सेंटर की तरफ वही स्टेशन काम करेंगे v1 स्क्वायर बाई आर। जब इसी तरह से बढ़ते 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 यहाँ पहुंचा होगा और v2 स्पीड पर आया होगा तब यहाँ पर काम करेंगे सेंटर की तरफ कितना, v2 स्क्वायर बाई आर। सही कि नहीं। लेकिन चूंकि इसमें स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर भी काम कर रहा होगा और एक एक्सीलरेशन, इधर काम करता होगा 80, इधर काम करता होगा एगो 80। वो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा काम करेगा ना, इधर वेलोसिटी है, यहाँ काम करेगा हमेशा उसका उल्टा काम करेगा एक्सीलरेशन। कौन वाला, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सही कि नहीं। और पीछे पढ़ाया जा चुका है। इसी एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है अल्फा आर, या इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय dt। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने वाला एक्सीलरेशन है। या इसको अल्फा आर लिखें चाहे डी v का मैग्नीट्यूड बाय dt, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, काम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, सब फॉर्मूला एक ही हो गई। सही कि नहीं। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा पॉजिटिव वाला हो चाहे अल्फा, इसको दो एक्सीलरेशन हमेशा मिलते हैं, एक सेंटर की ओर और एक टेंजेंट की ओर। सेंटर की ओर और एक, ये बात अलग है कि टेंजेंट में कभी वेलोसिटी के तरफ कभी वेलोसिटी के, लेकिन दो एक्सीलरेशन हमेशा मिलते हैं कि नहीं, इसमें हो चाहे इसमें। तो ये दोनों में अगर हम पूछें कि नेट एक्सीलरेशन कितना है तो आप बोलेंगे कि सेंटर वाला का स्क्वायर और टेंजेंट वाला के स्क्वायर का, ये हमारा नेट एक्सीलरेशन है। इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन ही है, क्योंकि इसमें दो एक्सीलरेशन है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, सही ना, E1 नेट एक्सीलरेशन, जिसमें दो एक्सीलरेशन छुपा हुआ है, एक डायरेक्शन बदलने वाला और एक मैग्नीट्यूड बदलने वाला। समझ आया कि नहीं। हमने इन चीजों को प्रूफ नहीं किया है, आपको बस एक समझाया है कि ऐसे ऐसे कहानी होता है यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जो भी अभी हम सीखे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, हम इसको एक कहानी के माध्यम से थोड़ा प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, एक औपचारिकता है कि हाँ भाई करके दिखाइए कि कैसे कैसे ऐसे काम हुआ। ये तो खाली कहानी सुनाना दिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही बात काम आएगा जो भी हम बताएं, प्रूफ काम आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम करके दिखा देते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पता चल जाएगा कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कैसे कैसे ऐसी रिलेशन पैदा हो रहा है, करके दिखाते हैं। चलो देखो यहाँ आओ, हम लोग एक मतलब क्या कहें, एक थ्योरी के माध्यम से हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में किधर वेलोसिटी होता है, किधर ऐसी रिलेशन होता है ना, यूनिफॉर्म और फॉर्म। हाँ, उस सबको सब डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से समझते चलना ध्यान से खाली। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है,
तो जिस तरह से कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसके स्ट्रेट लाइन मोशन को थोड़ा क्लियरली समझने के लिए हम लोगों ने कुछ डायरेक्शन बना के रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है कि नहीं? ऐसे तो तीन होते हैं, एक्स वाई और जेड, लेकिन सर्कल तो 2 डायमेंशनल फिगर ही है, सर्कल थोड़े 3 डायमेंशनल फिगर है जो एक्स वाई और जेड का जरूरत पड़ेगा। सर्कल कैसा है? 2 डायमेंशनल फिगर है सर्कल। तो एक्स एक्सिस होता था और कौन सा होता था? वाई एक्सिस। ध्यान समझिए अब। तो एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लिखते थे? आई कैप। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है ये? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई की तरफ क्या लिखते थे? जे कैप। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग बट पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से हमने सर्कुलर मोशन की चीजों को आसानी से समझने के लिए, देखो ई आई और जे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लोगों ने समझने के लिए बनाया होगा कि एस की तरफ चलेंगे तो आई क्या है, वाई की तरफ चलेंगे तो जे क्या है, ताकि लोगों को सुनने में, बोलने में, समझाने में आसानी। उसी तरह से हमने सर्कुलर मोशन को समझने के लिए 2 डायरेक्शन बनाया है। एक को बोलते हैं हम लोग रेडियल डायरेक्शन, माने कि सेंटर से रेडियस के डायरेक्शन में, सेंटर से, और एक को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, माने टेंजेंट के डायरेक्शन, टेंजेंट के डायरेक्शन। तो हमने इसे समझने के लिए क्या कर लिया है, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमने एक नया डायरेक्शन अपने मन से बनाया है, ई आर और ई टी, ई आर और हमने ही ई आर का नाम रखा है कि यूनिट वेक्टर, ये भी क्या है, एलोंग रेडियल डायरेक्शन, एलोंग रेडियल यूनिट वेक्टर है। और ईटी को हमने ही माना है यूनिट वेक्टर एलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग। तो ये बात पक्का है कि अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। क्योंकि आई कैप जे कैप भी क्या है? यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसी तरह से ई आर और ई टी भी कौन वेक्टर माना गया है? यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। सही कि नहीं? ठीक। अब हम चाहते हैं कि इस ई आर और ई टी को आई और जे के रूप में लिखा जाए। ये दो अलग वेक्टर है कि नहीं? सर्कुलर मोशन के हिसाब से दो वेक्टर, हमने 2 डायरेक्शन चूज किया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से हमने 2 डायरेक्शन चूज किया है, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन। और एक लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग 2 डायरेक्शन चूज करते हैं, एस की तरफ, कभी वाई की तरफ। तो हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, ई आर को और ई टी को। ई कोण थीटा तो भी कोण कितना होगा? और आपको पता रहे कि थीटा तो 90 माइनस और फिर से ही, और इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों कौन वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो अब थोड़ा सा समझ लो भाई, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन इधर आया, ऐसा कितना है? 1। आई कोण कितना है? इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ई आर को लिखा जाएगा 1 cos थीटा आई 1 sin थीटा जे। 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत, तो सिंपल लिखो कि cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे, है कि नहीं? रेडियल डायरेक्शन को हमने तोड़ दिया आई और जे में। ठीक उसी तरीका से हम तोड़ने जा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन को। ये हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन, आई कोण कितना है? आई मैग्नीट्यूड 1 यहाँ कोण कितना है? थीटा। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला वेक्टर 1 cos थीटा जे, 1 cos थीटा और 1 sin थीटा माइनस आई। सही कि नहीं? इसका मतलब 1 दो हटाओ, cos थीटा जे sin थीटा माइनस आई, या sin थीटा माइनस आई cos थीटा जे, पहले आई लिख लो फिर जे। सही कि नहीं? तो बस एक बेसिक बात, हमने सर्कुलर मोशन को थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लिए सर्कुलर मोशन में 2 डायरेक्शन चूज किया है, एक रेडियल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन को हमने बदल दिया आई और जे में, आई और। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
मान ले एक पार्टिकल आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था और मूव करते 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 कभी पहुंचा पॉइंट पी पर। पॉइंट हाँ, और ये जो है इससे भी लंबाई कितना होगा आर, इससे भी लंबाई कितना होगा आर ही होगा। लेकिन हम इस वेक्टर को नाम दे रहे हैं वेक्टर आर, क्योंकि ये भी लंबाई आर है, ये भी लंबाई आर है, सही है, लेकिन दोनों वेक्टर्स एक ही नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जब पार्टिकल यहां था तब ई वाला वेक्टर का डायरेक्शन था, जब पार्टिकल यहां चला गया तो ई वाला वेक्टर का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? तो डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर, इसे इसको वेक्टर आर बोलेंगे, तो क्या इसको बोलेंगे वेक्टर आर? नहीं ना, ये वेक्टर आर नहीं ना हुआ। मैग्नीट्यूड भले इसका कैपिटल आर है, ऐसा मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है, लेकिन एक अलग वेक्टर है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम, इसका मतलब दोनों अलग अलग वेक्टर है। और मान लो एंगल कितना है थीटा। हम ऐसा सोच के बना रहे हैं कि एक आदमी यहां से खड़ा होकर के रेस्ट में रह करके सेंटर पर खड़ा होकर के इन चीजों को देख रहा है कि एक पार्टिकल पी अपना पोजीशन धीरे धीरे चेंज कर रहा है, सही कि नहीं? ये एक आदमी है जो सेंटर पर खड़ा होकर के किसको देख रहा है? पार्टिकल को, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर। और किसी समय मान लो कि यहाँ पर है ना पॉइंट, कहां पर? पी पर। जिस समय पॉइंट पी पर है उस समय इस आदमी के हिसाब से इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? कौन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जिसे हमने क्या लिखा है? वेक्टर आर। अब समझो कि पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, क्योंकि इसका लंबाई कितना है? कैपिटल आर। अरे नाम है छोटा आर, नाम क्या है? छोटा आर वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कैपिटल आर। और अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालें तो यहां से लेके यहां तक का मैग्नीट्यूड कहलाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस, और ये कहलाएगा आर। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका आएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर। सेंटर पर जो आदमी खड़ा है उसके हिसाब से पार्टिकल पी का क्या है? पोजीशन वेक्टर आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। अब ध्यान समझना, क्या जैसे जैसे समय बीतेगा पार्टिकल पी अपना पोजीशन चेंज करेगा? जब पार्टिकल पी अपना पोजीशन चेंज करेगा और यहां से जब इधर भागना शुरू करेगा, ऊपर और चढ़ना शुरू करेगा, तो क्या आर कॉस थीटा का मान समय के साथ साथ और घटेगा? आर कॉस थीटा का मान समय के साथ साथ और आर साइन थीटा का मान समय के साथ साथ बढ़ेगा। ऐसा कब तक होगा? जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, सही कि नहीं? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल यहां से आगे बढ़ते जा रहा है आर कॉस थीटा के मान में बदलाव आ रहा है समय के साथ साथ, आर साइन थीटा के मान में बदलाव आ रहा है समय के साथ साथ, और इसमें जो बदलाव आ रहा है समय के साथ साथ वही तो हमारा वेलोसिटी है कि नहीं? हमसे अगर किसी व्यक्ति का दूरी 10 मीटर है और हमारे उसके व्यक्ति का जो दूरी है 10 मीटर, कभी 9 मीटर हो रहा है, फिर 8 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 6 मीटर, घट रहा है कि नहीं? किस रेट से घट रहा है? ये उसका वेलोसिटी है, सही कि नहीं? तो जैसे जैसे पार्टिकल पी यहाँ आगे की ओर बढ़ता जाएगा इसका पोजीशन चेंज होगा और आर कॉस थीटा का मान भी धीरे धीरे घटेगा, इसका मान धीरे धीरे बढ़ेगा। आप स्वाभाविक समझते हैं थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान घटता है, थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है, सही कि नहीं? तो हम जानना चाहते हैं कि आर कॉस थीटा में बदलाव समय के साथ साथ किस प्रकार से हो रहा है, और आर साइन थीटा में समय के साथ बदलाव किस प्रकार से हो रहा है। जिस प्रकार से समय के साथ बदलाव हो रहा होगा वही हमारा वेलो, तो हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी बराबर डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी बराबर डी आर बाई, तो देखते हैं वेलोसिटी बराबर, ध्यान समझना पहले यहां साहब। तो डी आर बाई डी टी, इसका डिफरेंस करने जा रहे हैं हम। आर तो आ रहे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बटे डी टी विथ रिस्पेक्ट टू, और क्या होगा? आई क्या है? प्लस आर साइन का डिफरेंशिएशन थीटा का dt ना, और जे क्या है? तो v बराबर आर, और डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। डी थीटा बाई डी क्या कहलाता है? तो आर ओमेगा, आर और कौन सी? साइन थीटा, ध्यान दो खाली, आर ओमेगा साइन थीटा माइनस आई, अरे आर ओमेगा साइन थीटा और आर ओमेगा
cos थीटा जे कैप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, r ओमेगा cos थीटा जे कैप। मतलब जैसे जैसे ही पार्टिकल इधर जाएगा, इधर चढ़ रहा है r ओमेगा sin थीटा से, इधर भाग रहा कितना से, r ओमेगा sin थीटा से, और ऊपर भाग रहा है r ओमेगा cos थीटा से। सुना कि नहीं? जिससे से पार्टिकल इधर भागेगा, इधर दूरी घटी ना, किस स्पीड से दूरी घट रहा है? बोले r ओमेगा sin थीटा से, r ओमेगा sin थीटा के स्पीड से दूरी घट रहा है, और ये दूरी जो बढ़ रहा है r ओमेगा cos थीटा से। मतलब इसके तरफ इतना वेलोसिटी और y की तरफ हम इसको थोड़ा और सर्कुलर मोशन की भाषा में क्लियर करना चाहते हैं। तो आई और जे की भाषा में क्लियर हुआ, हम इसे सर्कुलर मोशन की भाषा में क्लियर करना चाहते हैं, तो r ओमेगा कॉमन लो, r ओमेगा तो बचेगा sin थीटा माइनस i, sin थीटा और cos थीटा j, sin थीटा माइनस i cos थीटा, sin थीटा माइनस i cos थीटा बराबर et। तब जाकर हमको पता चला कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर होता है, और कितना होता है, r ओमेगा। अगर कोई पूछे आपसे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ तो r ओमेगा, et तो डायरेक्शन है, और एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 से कोई अंदर पड़ने वाला, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, r ओमेगा। कितना मैग्नीट्यूड, r ओमेगा। हम लोग निकाल लिए। भेलो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंट की ओर, और कितना होता है, r ओमेगा। अब बचा एसी, इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस बात पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बस खाली हम लोग करके देख रहे हैं कैसे कैसे होता है। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो तो है dv बाई dt जी, dv बाई, तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा d बटा dt, और v का मान बोला जाए तो r ओमेगा et। अरे सही कि नहीं, r ओमेगा et। अब इसे करेंगे डिफरेंस, हाँ एक्सीलरेशन को इसे करेंगे डिफरेंस, एक्सीलरेशन को, तो आएगा एक्सीलरेशन बराबर, पहले r ओमेगा छोड़ देंगे, r ओमेगा को, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, et का, समझ आ रहा है कि नहीं, और अगला बार et को छोड़ देंगे और करेंगे डिफरेंशिएशन r ओमेगा का। u इंटू v का फॉर्मूला जानता है कि नहीं, u इंटू u को छोड़ो और v का डिफरेंस, फिर v को छोड़ो और u का डिफरेंशिएशन। आप थोड़ा ध्यान से समझना, r ओमेगा, r हम किसका करें डिफरेंशिएशन, डायरेक्शन का, इसका मतलब ही जो है एक्सीलरेशन आने वाला है वो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। हम किसका करें डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ही जो एक्सीलरेशन आने वाला ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन आएगा, सही कि नहीं। तो हम कर रहे हैं et का डिफरेंस, और यहाँ पर देखिए et का मान पता है ना, sin थीटा माइनस i cos थीटा, इसे कर रहे हैं डिफरेंस, तो बोलो sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, sin डिफरेंशिएशन और थीटा का हो गया, sin थीटा का cos थीटा, थीटा का d थीटा बटे और माइनस i का प्लस, अब इसका ना cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस और थीटा का d थीटा बाई dt, और कौन चीज j क्या है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लिया हम लोग, इन्हें सॉल्व हुआ, अब प्लस, तो क्या लिखाएगा ये et और d बाई dt r ओमेगा ना, क्या इसमें r तो बाहर आएगा, r तो बदलने का चीज, बाकी बचा d ओमेगा बाई ई ओमेगा का मैग्नीट्यूड बदलने से आएगा एक्सीलरेशन, ये जो एक्सीलरेशन आएगा ओमेगा का मैग्नी आई आ रहा है उसके डायरेक्शन बदलने से, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने के चलते आई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओमेगा बदलेगा तो v भी बदलेगा, ओमेगा बदलेगा तो v बदलेगा, v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। इसका मतलब ये आएगा ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये आएगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, सही है। तो a बराबर d थीटा बाई dt, फिर कॉमन है कि नहीं, इसका मान कितना होता है ओमेगा, d थीटा बाई dt बराबर ओमेगा कहाँ आएगा, और फिर ओमेगा पहले से कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा, और ये बचेगा cos थीटा माइनस i कैप,
और साइन थीटा माइनस जे कैप। अरे बोलो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस जे को हम ऐसे लिखते हैं कि कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, अब आगे में एगो माइनस, सही कि नहीं, अब प्लस ई टी ई और डी ओमेगा वाई बराबर अल्फा, डी ओमेगा डी टी बराबर अभी बात क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि समय के साथ ओमेगा का मान बढ़ रहा है कि, अगर डी ओमेगा बाई डी टी का मान हमारे समय के साथ ओमेगा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस अल्फा भी हो सकता है या फिर माइनस अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी का मान प्लस अल्फा और हो सकता है प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, सही कि नहीं। अगर समय के साथ ओमेगा बढ़ रहा होगा प्लस अल्फा, समय के साथ ओमेगा का मान तो क्या होगा ही माइनस अल्फा। इस तरह से इसी डायरेक्शन का वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, cos थीटा आई प्लस बराबर ई आर बराबर आएगा माइनस हुआ तो माइनस ई आर माइनस और ये वो कितना प्लस माइनस अल्फा आर ई टी। अरे बोल प्लस माइनस अल्फा आर, माने प्लस अल्फा आर लेंगे तो ईटी देने लेंगे, अब माइनस वाला लेंगे तो समझना कि अल्फा आर लेना है तो माइनस ईटी देने, माइनस डायरेक्शन में ना अल्फा आर ईटी तरफ भी हो सकता है यार, माइनस ईटी की तरफ भी, मैंने टेंजेंट की तरफ भी और टेंजेंट के, हाँ बताए थे कि नहीं। अगर अल्फा का मान पॉजिटिव हो मैंने ओमेगा बढ़ने वाला कहानी है तब अल्फा का मान किधर होती, मैंने जो अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा टेंजेंट की ओर, और अगर स्पीड घटने वाला कहानी है तो अल्फा का डायरेक्शन कहाँ होगा टेंजेंट के अपोजिट। टेंजेंट के मतलब इस कहानी का दो अर्थ निकल रहा है यहाँ से, एक तो ये वाला कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो एक तो माइनस ईआर का मतलब रेडियस, माइनस ईआर मतलब बाहर के अंदर, अंदर ईआर किसे माना गया है तो माइनस ईआर, इसका मतलब एक एक्सेलरेशन तो किधर काम करता है ओमेगा स्क्वायर आर, आयो किधर काम करेगा टेंजेंट देने ना कितना, और उस समय क्या बात है जब ऐसे घूम रहा होगा, मैंने जिधर घूम रहा होगा उधर काम करेगा, तब मैंने स्पीड बढ़ाने वाला कहानी अल्फा पॉजिटिव वाला, अल्फा अगर अल्फा का मान पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा आर किधर आएगा ईटी की तरफ, और अगर अल्फा का मान क्या लेंगे निगेटिव तो अल्फा आर किधर आएगा माइनस ईटी, मतलब पार्टिकल चल रहा है ऐसे तो एक तुरंत काम करेगा सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, वो कहाँ काम करेगा नीचे में काम करेगा कौन अल्फा आर, अल्फा आर। अभी ने ये प्रूफ किए थे इसके पहले कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेशन होते हैं, एक तो सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर या भी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा इनटू भी बोलो, और एक टेंजेंट की तरफ अल्फा आर, और अल्फा का दो चांस है, अगर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में काम करेगा तो इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव है और ओमेगा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर अल्फा आर का मान मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है मतलब धीरे धीरे स्पीड अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव। मैंने जब पीछे करके दिखाई यूनिफॉर्म और प्रूफ हो गया समझो एक तरह से, ठीक है नहीं। इस सर्कुलर मोशन का एक बेसिक कहानी है, ऐसा नहीं कह रहे कि इसको रट्टा मारना है, समझाने का एक तरीका जिससे सब पता चल जाता है कि किधर वेलोसिटी और किधर एसी डायरेक्शन, ठीक है नहीं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो बोलो ओमेगा का मान कांस्टेंट होगा तो इसका आंसर आएगा 0, तो खाली बचेगा सिर्फ डायरेक्शन वाला ओमेगा स्क्वायर आर, आर वाला बचेगा तो खाली किधर काम करेगा सेंटर की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ आया कि नहीं। यही